सर आप पहले तो इस साहब से बात कर लें और एग्जाम डिपार्टमेंट से भी बात कर सकते हैं। 15वां लेक्चर जो है उसको शुरू कर रहे हैं। मैंने ये पूछना था कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के नोट्स सर्कुलेट हो गए हैं। इफ एनीबॉडी हैज नॉट रिसीव्ड दोज slides of the lecture, then आई मे आस्क द फैजुल्ला साहब के आपको दोबारा देख लें। तो अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो अपना हाथ खड़ा करे ताकि मुझे पता चल सके, या क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर वो जो है वो मुझे बता दे। जी अशरफ, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज जरा माइक के करीब होके बोलिएगा, आपकी आवाज मेरे तक प्रॉपर नहीं आ रही। जी बताइए। ओके, इसका मतलब ये है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इसमें आज एज यूजुअल जो है वो फिर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है हमारा आज का लेक्चर। पहले पार्ट के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि एक समरी या स्टेटमेंट ऑफ केसेस सेक्रेटरी को या मिनिस्टर को कैसे पुट अप की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये पिछले एक पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि राइट डाउन ए नोट ऑन द समरी और स्टेटमेंट ऑफ केसेस फॉर सेक्रेटरी और मिनिस्टर। इस टॉपिक के मुतलका जो है वो पहला पॉइंट ये है कि अ स्टेटमेंट ऑफ केस इज डिफरेंट फ्रॉम रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। मैंने पहले आपके साथ पिछले लेक्चर में रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है वो डिस्कस किया था, शेयर किया था। तो यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि ये आज का टॉपिक उससे रनिंग समरी ऑफ फैक्ट से डिफरेंट केस है, डिफरेंट टॉपिक है। When a case has reached its final stage, irrespective of its size, and the decision has to be taken at a higher level, it is to be put up to the secretary or the minister in charge. A statement of case of self-contained summary that will be prepared unless the last note on the file itself serves this purpose. अब यहाँ पर ये चीज जो है ये मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि रनिंग समरी ऑफ फैक्ट जो है वो पूरी फाइल का जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी मैटर्स का केस है उसके ऊपर अपडेशन होती है। हर इम्पोर्टेंट डिसीजन या अप्रूवल जो उस केस के ऊपर होता है उसके अंदर एडिशन हो जाती है रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर। और रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है ये हमारी मेन फाइल जो है उसके अंदर एक फोल्डर में अनदर फाइल कवर के अंदर रख दी जाती है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ केस या समरी जो है ये उससे कैसे डिफरेंट है, इसकी अपडेशन नहीं होती टाइम टू टाइम। ये जब आपका सीनियर अफसर आपको कहे कि पुट अप द केस विद समरी,
तो फिर आप उस सारी कार्रवाई का जो फाइल के ऊपर आपने नोटिंग पोर्शन के ऊपर और कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन की बेसिस के ऊपर जो डिसीजन आपने लिया होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, उसकी समरी बनाई जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि ये केस स्टार्ट कहाँ से हुआ था और इसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। और ये 1 या 1.5 पेज की समरी होती है ताकि आपका सीनियर ऑफिसर जो है उसके नोटिस में 1-1.5 पेज पढ़ने के बाद सारा केस उसे समझ आ जाए। और उसे अगर किसी और इसे कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर लगाया जाता है और इसकी फ्लैगिंग कर दी जाती है, ऊपर लिखा जाता है समरी ऑफ द केस। और इसको सेल्फ कंटेंट समरी भी कहते हैं। और ये हमारे अकाउंट्स ऑफिस के अंदर भी बाज औकात, अक्सर औकात नहीं बाज औकात, सीनियर ऑफिसर एजी या डीजी जो है एजी ऑफिस के अंदर, वो कहता है कि ये जो केस आपने मुझे सबमिट किया है इसकी समरी बना के भी मुझे पुटअप की जाए। तो उसका मकसद यही होता है कि वो एक नजर उसमें से दौड़ाएगा सीनियर अफसर, तो उसे पता चल जाएगा कि मेन इसके अंदर इवेंट्स क्या हुए, क्या डिसीजन हुए, क्या अप्रूवल्स। So again, I would emphasize this fact that this is quite different from the running summary of facts. It should be kept in mind while attempting a question in your examination. Running summary of fact और होता है, और summary या statement of case या self-contained summary ये एक और चीज है। The summary should bring out concisely but clearly all the relevant facts, including the views expressed on the subject by other ministries, if any, consulted in the matter, and point at points on which the order of the minister sought. अब समरी के अंदर सारे फैक्ट्स जो हैं वो बड़े ब्रीफ लिखने होते हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स लिखने होते हैं, और उसके ऊपर अगर किसी दूसरी मिनिस्ट्री से आपने व्यूज लिए हुए हैं तो that should also be incorporated in your summary that you are putting up before the secretary or the minister to get final approval. यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो समरी तैयार करेंगे, वो जो समरी जिसकी प्रैक्टिस में पहले 10 लेक्चर्स में आपको करा चुका हूं, ये उसी की तसलसल है, उसी की कंटिन्यूएशन। कि यू विल बी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर सर्विस करियर कि आप इस केस की समरी तैयार करके अपने हायर ऑफिसर्स की नोटिस में ले आए, ताकि उसको डिटेल ऑफ द केस इन द फाइल के अंदर उसे परेशानी ना हो। तो जो फैक्ट्स आप समरी में देंगे वो बड़े मुख्तसर हों, बड़े क्लियर हों, उनके अंदर कोई एम्बिग्युइटी नहीं पाई जानी चाहिए, और सारे रेलेवेंट फैक्ट्स देंगे। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, अगर इफ यू हैव सॉट ए कंकरेंस और कंसल्टेशन फ्रॉम अनदर मिनिस्ट्री, तो वहां से जो जवाब आया है उसको भी समरी के अंदर आप ऐड कर दें। तीसरा पॉइंट समरी या सेल्फ कंटेन्ड समरी के अंदर ये है कि while preparing the said summary, the following points must be carefully observed. Whenever you are asked to prepare this summary, whatever points that are very relevant and significant, वो कहाँ कहाँ आपने इसको ऐड करना है। पहला पॉइंट इसमें यह है कि आप ब्रीफ के ऊपर हेडिंग देंगे।
जैसे हम समरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहे हैं, आपने लेक्चर नंबर 10 तक मैंने तकरीबन कोई 7-8 समरीज आपको कराई हैं। तो आपने उसके ऊपर सब्जेक्ट देना है कि ये इशू किस चीज के मुतलका है, ताकि सब्जेक्ट पढ़ने से सीनियर अफसर को ये पता चल जाए कि एक्चुअली ये केस है किस चीज के मुतलका। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो मद्देनजर रखना है हमें, द ब्रीफ समरी मस्ट कंटेन द क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स। क्रोनोलॉजिकल कहते हैं डेट वाइज, कि आपकी समरी के अंदर जो फैक्ट्स आप बयान कर रहे हैं वो डेट वाइज होने चाहिए। कि पहला पॉइंट जो है वो आपका अर्लियर डेट का होना चाहिए, और उसके बाद जो जो डेवलपमेंट जो है हो रही है वो डेट वाइज उसकी तफसील जो है वो उसके अंदर एंटर होनी चाहिए समरी के अंदर। समरत अली वेट करें बेटे अभी, लेट मी फिनिश द फर्स्ट पार्ट, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरे पॉइंट के अंदर एक और चीज जो है कि अटमोस्ट केयर शुड बी टेकन टू सी दैट नो इम्पोर्टेंट कंसर्वेशन दैट कुड इफेक्ट द डिसीजन इज ओमिटेड, कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए जो कि डिसीजन के ऊपर असरअंदाज हो रहा हो। तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि इन केस इट कंसर्न्स अदर मिनिस्ट्रीज आर द डिपार्टमेंट्स, the summary must contain the recommendations of that ministry or department, and in case of disagreement, the points of difference and recommendations of the ministry concerned. Opinions of individual officers within the ministry must not be mentioned. आप तीसरे पॉइंट के अंदर ये है कि अगर आपने किसी दूसरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से कोई उसकी कोई अप्रूवल, मशवरा, कंसल्टेशन मांगी है और वो उसके ऊपर कुछ डिसएग्रीमेंट कर लेते हैं या कोई रिकमेंडेशन देते हैं, तो आपको दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। दोनों चीजों से मुराद ये है कि अगर उन्होंने डिसएग्री किया है आपके केस के साथ, तब भी आपने लिखना है समरी के अंदर, और अगर उन्होंने अप्रूव करके कोई रिकमेंडेशन दी है तो वो भी आपने उसके अंदर मेंशन करनी है। और साथ ही साथ जो नोटिंग पोर्शन के ऊपर कोई उनकी इंडिविजुअल ऑफिसर्स की जो राय होती है, उनके कमेंट्स होते हैं, उनको समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर देने की जरूरत नहीं होती। चौथा पॉइंट जो है कंक्लूडिंग पैराग्राफ का होता है, that must contain the points on which the decision of the minister is sought, along with the recommendation of the sponsoring officer. जो लास्ट पैरा समरी के अंदर लिखा जाता है, समरी स्टेटमेंट के अंदर, उसमें आपने वो पॉइंट को हाईलाइट करना है और उसके सिलसिले में अगर कोई रिकमेंडेशन उससे जूनियर अफसर ने किसी ने दी है तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगला पॉइंट इसके अंदर ये है, द समरी शुड बी सेल्फ कंटेन्ड, इट मस्ट नॉट बी अनड्यूली लेंथी। समरी जो है वो आपकी कंसाइज फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में, सेल्फ कंटेन्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। बेजा किस्म की उसके अंदर जो है वो तवालत नहीं होनी चाहिए, उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। एक पेज, 1.5 पेज या मैक्सिमम 2 पेजेस, नॉट मोर देन दैट। समरी इससे ज्यादा नहीं। Where the material to be submitted is lengthy, much of it has to be attached to an annexure or appendix,
keeping the main summary as brief as possible. अगर आप ये समझते हैं कि आपको डिटेल जो है वो देनी है, तो उसको आप एनेक्चर के तौर के ऊपर साथ अटैच कर दें, लेकिन समरी आपकी जो है वो बिल्कुल ब्रीफ रहनी चाहिए. Wherever a detail is sought by the senior officer, that must be mentioned as an annexure flagged in the correspondence portion of the file. This will certainly enable the minister to go through the annexure or appendix if he wants further details on any particular point. Annexure या point जो है वो ऐड करने का फायदा ये होता है कि अगर आपका मिनिस्टर या सेक्रेटरी जो है वो ये चाहता है कि वो इस केस से मुतल्लिका कुछ डिटेल जानना चाहे, तो वो अपेंडिक्स या एनेक्सर के अंदर डिटेल में जाके पढ़ सकता है. अगला पॉइंट है, the paragraphs of the summary should be properly numbered. समरी जो है उसके पैराग्राफ जो है उनको प्रॉपरली नंबर लगे होने चाहिए. एक दो तीन चार जितने भी पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ का एक नंबर होता है. अगला पॉइंट जो है, समरी शुड बी टाइप्ड एक्यूरेटली एंड नीटली इन डबल स्पेस इन स्मॉल पैराग्राफ्स. छोटे छोटे पैराग्राफ दें, डबल स्पेस के अंदर टाइप करें. मेरा ख्याल है कि एवरी वन ऑफ यू माइट बी अवेयर अबाउट व्हाट इज डबल स्पेस एंड सिंगल स्पेस. हर पैराग्राफ जो है वो आपका शुड कंटेन 6 to 8 लाइंस इन ऑर्डर टू एनेबल इजी एंड कन्वीनियंट रीडिंग बाय द मिनिस्टर. हर पैराग्राफ 6 से 8 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए और उसको इजी रीडिंग बनाएं ताकि कंसर्न्ड ऑफिसर जहाँ से अप्रूवल लेनी है, वो मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है या सेक्रेटरी है, वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके. Next point in the line is marginal headings should invariably be given if the summary is lengthy. This should undoubtedly be of much use. अब इसके अंदर समरी के अंदर मार्जिन की स्पेस छोड़ना पड़ेगी ताकि उसके अंदर कोई ऐड चीज करनी पड़े तो मिनिस्टर या सेक्रेटरी जो उसके अंदर एडिशन कर दे. नेक्स्ट पॉइंट जो है, द पेजेस ऑफ द एनेक्चर और अपेंडिक्स एज द केस में बी शुड बी नंबर्ड कंसेक्टिवली in order to facilitate location of the particular page or portion thereof. To get attention might be drawn during discussion or further noting. जो एनेक्चर आप ऐड करें उनकी भी नंबरिंग जो है वो आप कंसेक्टिवली करें. कंसेक्टिवली से मुराद ये है कि तरतीबवार हो. एनेक्चर ए के बाद एनेक्चर बी, एनेक्चर बी के बाद एनेक्चर सी, एनेक्चर सी के बाद एनेक्चर डी. इस तरतीब से एनेक्चर्स की नंबरिंग आप करेंगे तो दैट वुड बी एन इजी एक्सेस टू द हायर ऑफिसर टू गो थ्रू दैट. अब ये इम्पोर्टेंट केस जो है ये आपको 5-6 नंबरों का क्वेश्चन जो है ये इम्तहान में आता रहा है और मजीद आने के चांसेस भी है. इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का है वो है नोटिंग ऑन एन अनऑफिशियल रेफरेंस.
नोटिंग वर्ड जो है दैट हैज बीन डिराइव्ड इन द ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, मैंने आपसे सेवरल टाइम्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं मैं कि एक फाइल जो है वो दो हिस्से मेनली होते हैं उसके, कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन एंड नोटिंग पोर्शन। नोटिंग पोर्शन जो है उसके ऊपर नोटिंग की जाती है। नोटिंग और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग जो है वो, उसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो अनऑफिशियल रेफरेंसेस जो होते हैं, ये मैंने पहले भी अर्ज किया था आपसे कि फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर जब मिनिस्ट्री जो है वो एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस पोस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंस करती है तो उसमें लेटर नहीं लिखे जाते, बल्कि एक फाइल पूरी की पूरी मूव कर दी जाती है और इसको कहते हैं अनऑफिशियल रेफरेंसेस। अनऑफिशियल रेफरेंसेस के अंदर whenever you are required to send a file of your ministry to get an opinion and concurrence from the other ministry, तो आप फाइल पूरी जो है नोटिंग पोर्शन के ऊपर उसका आप देख के तो फाइल को उस मिनिस्ट्री में भेज देंगे और वो मिनिस्ट्री जो है उसी नोटिंग पोर्शन के ऊपर अपनी राय का इजहार करके आपको फाइल वापस कर देगी। दिस इज कॉल्ड अनऑफिशियल रेफरेंस। इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स ने या गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि द इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेस ब्रॉडली फॉल अंडर टू कैटेगरीज। Number one, the cases where the reference requires information of a factual nature or other action based on a clear precedent or practice. In such a case, the dealing assistant in the receiving ministry may note the required information on the file straightway. अगर रेफरेंस जो है जिसके ऊपर आपको कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए है और उसके ऊपर ऑलरेडी उनके पास कोई प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में जो डीलिंग असिस्टेंट अगली मिनिस्ट्री का होगा वो उसके ऊपर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन स्ट्रेट वे नोट कर देगा। दूसरी कैटेगरी इसकी ये है द केसेस इन विच द रेफरेंस सीक द ओपिनियन कंकरेंस और रूलिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री रेफर टू। दूसरा कैटेगरी इन केसेस फॉलिंग अंडर सब पैरा बी। ये जो पिछला ये सब पैरा बी जो मेंशन हुआ है इसकी तफसील आगे आ रही है कि इन केसेस फॉलोइंग सब पैरा बी above the points involved require a detailed examination in the receiving ministry। अब पहला पॉइंट जो यहाँ पर मैंने पिछली स्लाइड में रेफरेंस दिया है कि अगर तो उस मिनिस्ट्री में जहां हम फाइल भेज रहे हैं थ्रू अनऑफिशियल रेफरेंस उनके पास को रेडीमेड मटेरियल ऑलरेडी उस प्रैक्टिस के अंदर कुछ चीजें जो हैं वो मौजूद हैं
तो उनका असिस्टेंट उसके ऊपर नोट कर देगा। अगर ऐसी सूरत नहीं है तो फिर क्या करना होगा, वो पॉइंट 2 के अंदर फर्दर सब पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेनेशन मौजूद है। द जनरल रूल टू बी फॉलोड इन ऑल सच केसेस इज दैट एनी एग्जामिनेशन एंड नोटिंग शुड टेक प्लेस ऑन द फाइल। फिर वो क्या करेंगे कि अगर मौजूद कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो फिर अगली मिनिस्ट्री जहां फाइल भेजी गई है वो नोटिंग पोर्शन के ऊपर जो है वो उस सारे का इहाता करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे अपने ऑफिसर के साथ। दिस मीन्स दैट नेसेसरी एग्जामिनेशन एंड नोटिंग विल नॉर्मली बी डन सेपरेटली बाय मींस ऑफ रूटीन नोट्स। उस फाइल के अंदर वो अपनी नोटिंग पोर्शन अलहदा से बनाएंगे और उसके ऊपर अपने ऑफिसर से उनकी ओपिनियन और उनके बारे में जो भी कोई लेटेस्ट अपडेशन होगी रूल एंड रेगुलेशन की, वो उसके ऊपर लिखेंगे। एंड ओनली द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द फाइल बाय द ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमेंटिंग अपॉन द रेफरेंस। वो अपना नोटिंग पोर्शन बनाएंगे और फिर उस उनके अपने नोटिंग पोर्शन के अंदर जो फाइनल डिसीजन आएगा, वो फाइनल डिसीजन जो है वो बेचने वाली मिनिस्ट्री की फाइल के नोटिंग पोर्शन में लगा दिया जाएगा, और या एक लेटर की सूरत में वो कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में भी लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दीजिए है, ऑल द नोट्स ऑन द फाइल विल बी ट्रीटेड एज रूटीन नोट्स। The officer to whom such case has submitted will consider these notes and will either accept the routine notes or record a note of his own. ऐसी सूरत के अंदर दूसरी मिनिस्ट्री जहां फाइल कमेंट्स के लिए गई है वो अपने नोट्स पोर्शन जो है वो जब बनाएंगे तो ऑफिसर जो है कंसर्न जो है उसके ऊपर अपने नोट्स लिखेंगे। नीचे से फाइल पुटअप उनकी असिस्टेंट करेगा, सेक्शन अफसर करेगा, देन उनका डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी करेगा। जो भी उस फाइल की डिस्पोजल से मुतल्लिका ऑफिसर है वो उसके ऊपर उन नोट्स को कंसिडर करेगा या वो अपनी एक प्रपोजल उस नोट के ऊपर लिख देगा कि इसको इस तरीके से डील कर लेगा। इन केस द ऑफिसर एक्सेप्ट, नेक्स्ट पॉइंट, in case the officer accepts the routine notes, he may direct that the notes in question or a portion thereof should be reproduced on the main file for communication to the ministry concerned. अब क्या होता है कि जो रूटीन पोर्शन उनका बना होता है, उनकी अपनी नोटिंग होती है, उसके अंदर वो ये हुक्म जारी करता है, ऑर्डर जारी करता है, डायरेक्ट करता है कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उनके बारे के अंदर जो हमने डिस्कशन किया नोटिंग पोर्शन के अंदर, जो फाइनल फैसला हुआ है उसको मेन मिनिस्ट्री जिसने हमें फाइल भेजी है उसकी फाइल के अंदर उसको रिप्रोड्यूस कर दिया जाए, एज इट इज लिख दिया जाए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसके अंदर जो है, इफ द ऑफिसर रिकॉर्ड्स एनी नोट ऑफ हिज ओन एंड द फाइनल नोट इज रिटन बाय हैंड, it should be written on the file itself and a copy thereof should be kept as a record of the final disposal. फाइनल नोट के ऊपर अगर हाथ से कुछ चीज लिखी हुई होती है तो उसकी कॉपी रिटेन कर ली जाती है ताकि रिकॉर्ड के लिए वो उस मिनिस्ट्री के पास रह जाए जहां से वो ओपिनियन सॉर्ट की गई है। नेक्स्ट पॉइंट मद्देनजर रखने वाला ये है, इफ द लास्ट नोट इज टाइप रिटन इट शुड बी टाइप्ड ऑन फाइल, a carbon copy being made on the routine sheet. Next point, the main file will thereafter be returned to the ministry which owns it. The routine notes which are retained in the ministry to which the reference is made will serve as a record of view taken in the ministry for future reference. ये सारे सब पॉइंट्स जो हैं ये पॉइंट 2 के इसको मद्देनजर रखते हैं वाइल
making unofficial references between the ministries. तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि where a note on the file is recorded by an officer after obtaining the orders of the higher officer, the fact that the views expressed therein have the approval of such officer should specifically be mentioned. अब होता यूं है कि उस ऑफिस नोट के अंदर उस मिनिस्ट्री के अगर किसी हायर ऑफिसर ने उसकी अप्रूवल दी है, आपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं, तो वो लिखना पड़ेगा कि किस लेवल के ऑफिसर ने उसकी अप्रूवल दी है। उसका नाम ऑफिसर का लिखने की जरूरत नहीं, बट डेजिग्नेशन इज ए मस्ट, दैट मस्ट बी मेंशन्ड। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने दी है, एडिशनल सेक्रेटरी ने दी है, सेक्रेटरी ने दी है, तो लिखा जाएगा द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हुसोएवर इज दी, तो उसने ये अप्रूव करके ये जो राय जो है, ये आपको ओपिनियन जो है वो अपनी भिजवाई है। ही हैज बीन डेलीगेटेड द पावर टू डील सच केसेस। ये पार्ट 1 आज का इसके साथ हमारा मुकम्मल होता है, और इससे मुतल्लिका आपके कोई सवालात हैं तो लेट देम फर्स्ट सॉर्ट आउट कि आपको कुछ समझ आई है कि नहीं आई। राजुल्ला साहब, इनसे क्वेश्चन का टाइम मैंने दिया है, इन्हें अलाउ करें। ठीक हो गया सर, कोई हैंड रेस कर दिया, मैं कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आखिरी टॉपिक था सर, ये अनऑफिशियल नोटिंग रेफरेंस, इसको सर प्लीज जरा ब्रीफली सर इसको जरा आप एक्सप्लेन करें कि। जी प्लीज सुनिए। हाँ। गवर्नमेंट का जो तरीकेकार होता है वो दफ्तरों के अंदर हम नॉर्मली खत लिखते हैं ना, जी जी जिसको लेटर कहते हैं जी। लेकिन सेक्रेटेरिएट के अंदर प्रैक्टिस है, वो एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री को सेक्रेटेरिएट के अंदर लेटर नहीं लिखती। जी सर। वो अगर किसी दूसरी मिनिस्ट्री से कोई उन्हें कोई चीज चाहिए हो, कोई इंफॉर्मेशन, कोई कंकरेंस, कोई ओपिनियन, वो क्या करते हैं कि अपनी फाइल ओरिजिनल उस मिनिस्ट्री को भेज देते हैं कि आप हमें इसके ऊपर अपने व्यूज से हमें बताएं। मसलन मिनिस्ट्री ए जो है उसको मिनिस्ट्री बी से कोई ओपिनियन लेनी है किसी इशू के ऊपर, तो उसको खत नहीं लिखेगी मिनिस्ट्री ए, बल्कि वो सारी फाइल जो है वो वहां भेज देगी और उसके नोटिंग पोर्शन के अंदर लिख देगी कि हमें इस इशू के ऊपर जो है वो अपनी ओपिनियन दे। वो मिनिस्ट्री क्या करेगी, अगर उसके पास अगर ऑलरेडी कोई सेटल्ड प्रैक्टिस है तो उसका असिस्टेंट लिख देगा कि इस टाइप का केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो मैं उसकी कॉपी साथ अटैच कर रहा हूं, और कॉपी अटैच करके तो वो मिनिस्ट्री ए को वापस कर देगा, मिनिस्ट्री बी वाला जो है। एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि बी मिनिस्ट्री वाले के पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ऑलरेडी कोई केस ऐसा डील नहीं हुआ, तो फिर वो उस फाइल को एग्जामिन करेंगे। उस फाइल को एग्जामिन करते हुए वो अपना नोटिंग पोर्शन बनाएंगे। नोटिंग पोर्शन क्या होता है कि किसी केस की डिस्पोजल के लिए
ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू हर बंदे की व्यूज जो हैं कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के, वो अपने नोटिंग पोर्शन के ऊपर लिखेंगे, और जो उस जिस ऑफिसर को दैट हैज बीन गिवन द अथॉरिटी टू डिस्पोज ऑफ और गिव द ओपिनियन, उसके पास भेजेंगे with certain rules and regulation that are covering that issue that has been referred to this ministry. अब वो नोटिंग पोर्शन जो ब्री मिनिस्ट्री में मौजूद है गई हुई है, इसको अनऑफिशियल रेफरेंस कहते हैं। अब ठीक ब्री है सर। मिनिस्ट्री उसके ऊपर मैंने अर्ज किया कि सेटल प्रैक्टिस होगी तो वो कॉपी लगा के भेज देंगे, अगर नहीं होगी तो वो एग्जामिन करेंगे, और एग्जामिन करते हुए जिस नतीजे पर वो पहुंचेंगे, फाइनल व्यू जो है वो हमारी फाइल जो मिनिस्ट्री ए से गई है उसके ऊपर लिख के भेज देंगे कि जी हमारी ओपिनियन इस इशू के बारे में ये है, और ये फाइल हम वापस कर रहे हैं। और जिस लेवल पर उसकी डिस्पोजल हुई है, whosoever that officer, उसका डेजिग्नेशन लिखना जरूरी है कि इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर लिखेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी है या एडिशनल सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी, कि उसकी अप्रूवल से हम जो है वो आपको आपकी फाइल वापस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई है, या स्टिल इट नीड्स जी एलेबोरेशन? सर, क्लियर हो गया सर। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अन्ना मकरम एक क्वेश्चन पूछ रही हैं कि ऑफिस नोट और समरी या स्टेटमेंट ऑफ केस में क्या फर्क है? बेटे अन्ना, ये हमारे दफ्तरों के अंदर ऑफिस नोट लिखा जाता है एक लूज पीस ऑफ पेपर के ऊपर। एक पेपर लिया, केस आया, उसके बारे में फैक्ट्स लेके जिस ऑफिसर से लेनी है अप्रूवल, वो अप्रूवल ले ली, और वो ऑफिस नोट फाइल का हिस्सा बना दिया। मिनिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। मिनिस्ट्री के अंदर नोटिंग पोर्शन होता है जिसमें एक कागज, दो कागज, 4, 5, 7, 10 कागज वक्त के साथ ऐड होते जाते हैं, और उनको बाकायदा पैराग्राफ के अंदर वो मेंशन किया जाता है, तो वो नोटिंग पोर्शन कराया जाता है, वो कहा जाता है उसको। समरी और स्टेटमेंट ऑफ केस जो है ये वन एंड द सेम थिंग। ये मैंने पहली एक दो स्लाइड के अंदर समरी या स्टेटमेंट ऑफ केस के बारे में ब्रीफ क्या है, जो केस जिसकी डिस्पोजल होने जा रही है उसके बारे में हायर ऑफिसर को जो आप ब्रीफली सबमिट करेंगे पॉइंट्स, वो समरी या स्टेटमेंट ऑफ केस कहलाएंगे। क्या अनम आपका बेटे कौन सा दफ्तर है? अकाउंट्स ऑफिस के अंदर नोटिंग पोर्शन जो है सवाए हेडक्वार्टर के सीजीए का ऑफिस हो, ऑडिटर जनरल का ऑफिस हो या एजी ऑफिस हो, उसके अंदर शायद नोटिंग पोर्शन मेंटेन होता है। बाकी जो दफातर हैं अटैच डिपार्टमेंट, उनके अंदर शायद नोटिंग पोर्शन का रवाज नहीं होता, वो सिर्फ ऑफिस नोट लिखते हैं, और ऑफिस नोट एक सिंगल पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिख के उसकी कंसर्न्ड ऑफिसर से अप्रूवल लेके उस ऑफिस नोट को अपने कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन के अंदर फाइल का हिस्सा बना लिया जाता है। इट इज नॉट द फॉर्मल वे ऑफ मेंटेनिंग द ऑफिस फाइल्स इन द मिनिस्ट्री। मजहर अली पूछ रहे हैं कि मार्जिनल हेडिंग्स क्या है? मार्जिनल हेडिंग ये होती हैं कि whenever you are putting a case, you should leave the margin on your left side.
वो मार्जिन छोड़ने का मतलब ये है कि whenever your senior officer likes to add something at his own, उस पैराग्राफ के सामने वो अपने रिमार्क्स दे सकता है, कोई हेडिंग दे सकता है, कोई हिंट दे सकता है। तो दिस इज दी, जैसे आप इम्तहान के अंदर अपनी शीट में लगाते हैं ना, मार्जिन लगाते हैं, आप तो दोनों तरफ लगाते हैं, लेकिन दफ्तरों के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ मार्जिन लगता है। लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसके अंदर कोई चीज किसी ऑफिसर ने एट हिज ओन अगर करनी हो तो वो ऐड कर सकता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा मजर आपको। फैजुल्ला साहब, ये कैंडिडेट्स लिख रहे हैं कि हमें नमाज का टाइम जो है वो दे दिया जाए, तो ब्रेक अभी करनी है या 8 बजे करनी है? सर ये आपके ऊपर है सर, आप जो कर सकते हैं सर आप कर लीजिए सर। चलें फिर अभी ब्रेक कर लें, उन्होंने टाइम मांगा है तो उनके यहाँ नमाज का टाइम अगर जमात का हो गया है तो प्लीज अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑफर योर प्रेयर। ये 10 मिनट की ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद दोबारा मिलते हैं। ठीक हो ओके, ठीक है।
The participants, welcome back. After the interval of नमाज, अगर यहाँ कोई क्वेश्चन और नहीं है तो लेट मी go to the second part of today's lecture. हेलो सर। हेलो जी Hello. पार्टिसिपेंट्स, क्या सवालात हैं आपके? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आपकी बहुत कम है, माइक के करीब अपना जरा करें, अपने करीब माइक को। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, अब आ रही है। सर मेरा सवाल ये है कि जो आप बता रहे हैं सर, जो एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री को फाइल भेजती है, तो वो फोटो कॉपी भेजती है या ओरिजिनल भेज देती है? अपने पास क्या रखते हो, फोटो कॉपी रखते हैं क्या रिकॉर्ड के लिए? कौन कॉपी रखते हैं? किस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ए जो फाइल भेज रही है या हाँ जी? सर, मिनिस्ट्री ए जो भेज रही है वो अपने पास तो रखती है ना फाइल, या जो नहीं, कुछ नहीं मिनिस्ट्री रखते। बी रखेगी? नहीं, वो ओरिजिनल फाइल भेजते हैं। मुझे सवाल के मैं के साथ सन वो पता अच्छा, रहता जो मिनिस्ट्री बी है सर, जो डिसाइड करके फिर है। फाइल भेजती है, वो अपने पास भी कॉपी रखती है, फोटो कॉपी? वो अपने पास उसकी कॉपी रख लेती है। ठीक है सर, ठीक हो गया। थैंक यू, थैंक यू। चलें जी, हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं अपने आज के लेक्चर में। आज का सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर हमने लॉ एंड जस्टिस डिवीजन जो है इसको डिस्कस करना है। और पहला जो डिवीजन है वो लॉ एंड जस्टिस है। इसके क्या रोल्स एंड फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो तकरीबन तकरीबन जो है वो 27 हैं। तो पहला इसका फंक्शन है कि लैंड जस्टिस डिवीजन जो है वो एडवाइस देता है टू अदर डिवीजन्स ऑन ऑल लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस arising out of any case and on the interpretation of any law. Very important पहला पॉइंट है। if you people are asked कि आप लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के बारे में उसके फंक्शंस लिखें, क्वेश्चन का मार्क्स हैं 5, तो आप 5 नंबर जो हैं वो तरतीब से लिखते हैं जो मैंने दिए हुए हैं, या पहला 1 2 लिख के तो उसके बाद बाकी कोई और छोटे छोटे फंक्शन जो हैं वो लिख के तो आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाउएवर पहला पॉइंट जो है कि whenever an advice on a legal or constitutional issue is sought by a ministry, तो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को केस रेफर किया जाता है। लॉ एंड जस्टिस डिवीजन जो है उसके ऊपर अपनी लीगल ओपिनियन देता है जो कि बाइंडिंग होती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर ऑल द organizations and agencies. Number 2, advice to provincial government on legal and legislative matters. लॉ एंड जस्टिस डिवीजन जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अगर लीगल और लेजिस्लेटिव मैटर्स के बारे के अंदर कोई जरूरत पड़े तो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन उनको भी एडवाइस फ्राहम करता है। drafting drafting scrutiny and examination of bills, ordinances and all legal and other instruments. बिल से मुराद अकाउंट्स ऑफिस के बिल नहीं हैं, ये वो बिल्स हैं जो कि कौमी असेंबली के अंदर पेश होते हैं। ये बिल्स या ऑर्डिनेंसेस जो हैं उनकी ड्राफ्टिंग करना, उनको स्क्रूटनाइज करना, उनकी एग्जामिनेशन करना है
फ्रॉम ऑल लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज ये लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का काम है। चौथा पॉइंट इसके अंदर ये है कि dealings and agreements with other countries and international organizations in judicial and legal matters। अगर दूसरे मुल्कों के साथ जुडिशियल लीगल मैटर्स के ऊपर कोई एग्रीमेंट हमारा कंट्री कर रहा है तो उसके बारे में जो है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को लूप में लिया जाता है, कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, ये उसको डील करता है। पांचवा रोल जो है इसका कि अरेंजमेंट्स फॉर द पब्लिकेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ फेडरल लॉज एंड अदर स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स, कॉपीराइट इन गवर्नमेंट लॉ पब्लिकेशंस। जो लॉ से मुतल्लिका फेडरल गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशन है उसके बारे के अंदर अरेंजमेंट्स करना भी जो है वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का काम है। छठा रोल जो है एडेप्टेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज टू ब्रिंग देम इन कंफॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने ये चीज इस पॉइंट के अंदर आ रही है कि अगर कोई लॉ जो है, कोई मिनिस्ट्री अपना लॉ पास करती है, गवर्नमेंट लॉ पास करती है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मुताबिकत में लाना जो है वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का काम है। कोई चीज मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लॉ ऐसा पास हो भी जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लाने के लिए, कन्फॉर्मिटी बनाने के लिए जो है वो जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाता है वो ही लॉ एंड जस्टिस डिवीजन उसका जिम्मेदार है। सातवां रोल जो है इसके अंदर लीगल प्रोसीडिंग्स एंड लिटिगेशन कंसर्निंग द फेडरल गवर्नमेंट एक्सेप्ट द लिटिगेशन कंसर्निंग रेवेन्यू डिवीजन। फेडरल गवर्नमेंट के जितने लीगल मैटर्स हैं वो सारे के सारे लॉ डिवीजन से उसकी अप्रूवल ली जाती है, कंसेंट ली जाती है, सवाए रेवेन्यू डिवीजन के इसके अंदर लॉ का कोई अमल दखल नहीं है। रेवेन्यू डिवीजन जो है ये अपने लॉस जो हैं ये खुद बनाता है, अप्रूवल पार्लियामेंट की लेता है और इसके अंदर एंट्री जो है वो लीगल इश्यूज के ऊपर लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के पास नहीं रखी गवर्नमेंट। आठवां रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड कस्टम सेंट्रल एक्साइज एंड सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल। ये पोर्शन जो है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल और कस्टम सेंट्रल एक्साइज, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल की जहां तक बात होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के पास हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव हद तक, लेकिन उसके अंदर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो ट्रिब्यूनल कंसेंट जो है वो अपने रूल के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा। स्पेशल जजेस अंडर द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1958, जो जजेस स्पेशल लगते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत, वो भी यही डिवीजन देखता है। 10वां रोल जो है फेडरल गवर्नमेंट फंक्शंस इन रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, हाई कोर्ट्स, फेडरल शरीयत कोर्ट, फेडरल ओम्बड्समैन, टैक्स ओम्बड्समैन, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एंड बैंकिंग मुतसिफ जुमन।
वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के साथ उनका क्लोज लाइजन होता है। 11th रोल अटॉर्नी जनरल एंड अदर लॉ ऑफिसर्स ऑफ द फेडरेशन जो है लॉ एंड जस्टिस डिवीजन देखता है उनको। 12th रोल जो है फेडरल फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली और लॉ ऑर्डिनेंस एंड कंसिलिएशन कोर्ट्स ऑर्डिनेंस, इसको भी जो है वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन देखता है। तेरहवां फंक्शन कंसल्टेशन विद द अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के तहत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। लॉ एंड जस्टिस डिवीजन की कॉन्सेंट से कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स वेदर एडमिनिस्ट्रेटिव और अदरवाइज फॉर द फेडरल सब्जेक्ट्स, जो कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल जो हैं वो फेडरल सब्जेक्ट्स के बारे में, फेडरल इश्यूज के बारे में वो जो है लॉ एंड जस्टिस डिवीजन से भी देखता है। Wales intestacy and succession in respect of federal areas, save as regards agriculture land. ये जो वसीयतनामे होती हैं, सक्सेशन होती है फेडरल एरियाज की, उसके अंदर भी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन की जो राय फाइनल समझी जाती है उसको डील करता है। Bankruptcy and insolvency, administrative journal and official trustees in respect of federal areas. फेडरल एरियाज के बारे में अगर कहीं बैंक्रप्सी हो जाती है उन एरियाज की, तो उन मामलात को भी देखना इस लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का काम है। उसके बाद आर्बिट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फेडरल एरियाज एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। सालसी का किरदार जो है फेडरल एरियाज और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से मुतल्लिका जितने लॉज हैं उनके सिलसिले में भी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ फेडरल एरियाज, ये जो ट्रस्ट बनते हैं फेडरल एरियाज के अंदर और ट्रस्टीज जो उनको डील करते हैं फेडरल एरियाज के अंदर, उसके साथ भी इसका लाइजान रहता है और लॉ एंड जस्टिस डिवीजन की ओपिनियन जो है वो फाइनल होगी। लीगल प्रैक्टिशनर और बार काउंसिल एक्ट जो है वो भी इसी डिवीजन के अंदर फॉल करता है। 20th रोल हैज बीन ओमिटेड बाय द गवर्नमेंट। 21वां रोल ये है कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑर्डिनेंस 1979 एंड फेडरल गवर्नमेंट फंक्शंस रिलेटेड टू द कमीशन, वो भी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का काम है। फेडरल जुडिशियल एकेडमी वो भी इसी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के अंडर काम करती है। फेडरल गवर्नमेंट फंक्शंस इन रिगार्ड टू द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, लॉ से मुतल्लिका जो है वो पोर्शन जो है वो फंक्शन भी जो है वो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के साथ मुंसलिक है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है वो भी इन्होंने बनाया था गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ऊपर, लॉ एंड जस्टिस डिवीजन। 25वां रोल है ओम्बर्स पर्सन appointed under 7 of the Protection Against Harassment of Women at the Workplace Act। खवातीन के खिलाफ जो हरासमेंट के केसेस दफ्तरों के अंदर होते हैं उनके ऊपर एक ओम्बर्स पर्सन जो है वो बनाया गया है फेडरल लेवल के ऊपर, उसकी उसको भी यही लॉ एंड जस्टिस डिवीजन डील करता है। 26वां रोल इसका इशुएंस ऑफ लीगल ओपिनियन फॉर डिसबर्समेंट एंड ड्रा डाउन। लीगल ओपिनियन देना या उसको ड्राफ्ट करना ये लॉ एंड जस्टिस डिवीजन का काम है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी आल्सो फॉल्स अंडर द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन।
So these are the 27 functions that have been laid down by the Federal Secretariat लॉ एंड जस्टिस डिवीजन के अंदर। ये फंक्शंस मैंने आपको 27 दे दिए हैं। वेरी लेंथी लिस्ट ऑफ द फंक्शंस, 5-6 इसमें से अपनी मर्जी के निकाल लें और पेपर की तैयारी करें। नेक्स्ट डिवीजन जो है हमारा नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन जो है ये सेक्रेटेरिएट समझा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी के जितने इश्यूज हैं वो इस डिवीजन के अंदर डील होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन जो है ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटीज की मीटिंग को अरेंज करना डीसी का काम है। दिस डिवीजन कलेक्ट्स, कोऑर्डिनेट्स एंड कोलैबोरेट, कोरिलेट collect, coordinate, and correlate proposals and input from our relevant ministries and organizations for consultation of the National Security Council जो है इसके बारे में तमाम प्रपोजल्स, डेटा ये वगैरह इसकी सारी इनपुट जो है बाकी रेलेवेंट मिनिस्ट्रियों से या अदारों से लेके ये कमेटी के सामने पेश करना नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का काम है। चौथा रोल जो है फॉर्मुलेशन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर अप्रूवल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, as well as ensure its sustainability through monitoring of its implementation and undertaking periodic review and updation in consultation with all stakeholders is required. नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हुए ये जो है ये उस मॉनिटरिंग करता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिवीजन कराता है और सारी चीज़ें दूसरी मिनिस्ट्री के साथ, दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ ये मिलके अपडेट करता रहता है। Coordinates the implementation of strategies and policies approved by the national security जो काउंसिल है या कमेटी जो है थ्रू रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी मिनिस्ट्रीज और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसको दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम भी नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन करता है। सिक्स्थ रोल जो ये प्ले करता है वो डेवलप्स नेशनल नैरेटिव टू प्रमोट द नेशनल सिक्योरिटी विजन outlined in the national security policy and to counter the negative and obscurantist ideology of extremists, terrorists and militants। एक काउंटर नैरेटिव डेवलप करने के लिए जो हमारे जो नेगेटिव माइंडेड हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, उनके लिए जो वो अपना नैरेटिव बनाते हैं उसको काउंटर करने के लिए अगर जरूरत है तो यही डिवीजन जो है ये काम करता है। सातवां रोल जो ये प्ले करता है वो इट प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सपोर्ट टू द फंक्शनली इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल and coordinate all intellectual and research and dialogue-based activities through this policy planning cell। एक पॉलिसी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल जो है वो
इस डिवीजन के अंदर काम करता है, जो कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डील करता है, वो भी इसी डिवीजन के अंदर काम करते हैं। Brief the Parliament and its committees on national security related issues। 8वां रोल जो है इस डिवीजन का कि ये पार्लियामेंट को वक्तन फक्तन जब जरूरत पड़ती है और उसकी कमेटीज को नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिका जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर ये ब्रीफिंग देता है। ये डिवीजन 9th रोल या फंक्शन इस डिवीजन का ये है कि इट कंडक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग विद अदर कंट्रीज in consultation with the Ministry of Foreign Affairs। अगर कहीं नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग जो हैं वो दूसरे मुल्कों के साथ करने हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की कंसल्टेशन के साथ यही डिवीजन जो है ये सारे डायलॉग करता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को लूप में लेके करता है, उनकी मदद से करता है। टेंथ रोल या फंक्शन जो इसमें ये रोल प्ले कर रहा है ये डिवीजन, इंटरैक्ट विद काउंटर पार्ट सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ अदर कंट्रीज। दूसरे मुल्कों की जो सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करना, उनके साथ खतो खताबत करना, डायलॉग करना, किसी भी किस्म का उनके साथ कोई ताल्लुक जो है वो बनाना है, तो it is all made through this interior security division। इसके सिर्फ 10 ही फंक्शन हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले कर रहा है ये डिवीजन नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज इसके भी 5-6 पॉइंट याद कर लें जो आपको अच्छे लगते हैं। With this, we came to the end of part 2 of today's lecture। इससे मुतल्लिका कोई सवाल आपका है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। जी बोलिए पार्टिसिपेंट्स, आई एम लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। मुनसिफ खान बोल रहा हूँ। जी मुनसिफ। अच्छा सर, ये आपसे पूछना था कि पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश होते हैं और उसके बाद उनकी जो अप्रूवल होती है, तो क्या वो पहले लॉ मिनिस्ट्री के अंदर या लॉ डिवीजन के अंदर उनकी कंसेंट ली जाती है या कि बिल पास होने के बाद लॉ मिनिस्ट्री में जाते हैं वो? तो सर एक नहीं। ये क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि पॉइंट नंबर 15 और 16 जो है जिसमें वसीयत और बैंक करप्सी का है, वो काइंडली रिपीट कर दें जरा। अच्छा, इसमें पहला तो मैं बता दूं कि लॉ एंड जस्टिस डिवीजन जो है वो ड्राफ्ट करता है बिल जो पार्लियामेंट के अंदर पेश होते हैं। लॉ डिवीजन वो कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर बनाया जाए तो वो उसकी ड्राफ्टिंग उसके जिम्मे है। मैं अभी आपको इसकी ड्राफ्टिंग के बारे में बताता हूं कि आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। ये पॉइंट नंबर 3 में देखिए, ड्राफ्टिंग, स्क्रूटनी एंड एग्जामिनेशन ऑफ बिल्स। जी सर। ये बिल जितने भी उसमें पेश होते हैं वो पहले लॉ मिनिस्ट्री उसको ड्राफ्ट करती है अगर कहा जाए तो। अगर ना कहा जाए तो उसको स्क्रूटनी के लिए भेजना जरूरी है। ये 2 फंक्शन अलग अलग है। पहला हो गया सर। लीगल मैटर्स के ऊपर वो ड्राफ्ट ही उससे कराए, और अगर वो ड्राफ्ट नहीं कराते तो देन दे हैव टू सीक द अप्रूवल ऑफ द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन थ्रू स्क्रूटनी एंड एग्जामिनेशन ऑफ दोज बिल्स एंड ऑर्डिनेंसेस
before they are laid before the parliament. ओके मुंशी, ठीक हो गया सर। आगे है आपका कि ये जो वसीयत विल जो है ये लीगल टर्म है। वसीयत इसको इंटेस्टेसी भी कहते हैं, ये सक्सेशन भी कहते हैं इसको, कि जो विरासत के मामलात हैं फेडरल एरियाज के, अगर कोई झगड़ा वगैरह गवर्नमेंट के साथ है, उनकी एग्रीकल्चर लैंड के बारे में है, तो उनके बारे में जो फैसला जो है वो भी लैंड जस्टिस डिवीजन देगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जमील बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि सर जब आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके शुरू में जो पार्ट 1 है वो भी यानी बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। बेटे आपकी आवाज बंद हो गई, दोबारा बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि जब लेक्चर स्टार्ट होता है उसके शुरू में पार्ट 1 जो है लेक्चर का, वो हाँ। भी बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। उसमें पार्ट 2 आ जाता है जो आप आपका ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिवीजन। और हाँ जो जी। पार्ट 3 है उसमें भी बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ मटेरियल आ जाता है। तो सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब ये जो फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिवीजन है इसको हम एक दफा ही पढ़ लें, यानी जितनी मिनिस्ट्रीज और डिवीजन हमने पढ़नी है हम पढ़ लें, वो उसके बाद दूसरी चीजें जो बिजनेस कम्युनिकेशन के दूसरी चीजें जैसे इफेक्टिव बिजनेस मैसेज आपने पढ़ाया और प्लानिंग या बिजनेस मैसेज पढ़ाया आपने, मतलब डिफरेंट चीजें जो हैं वो हम उस तरह से लेके चलते हैं, आगे एक डिवीजन आ जाती है, फिर डिवीजन की तरफ माइंड जाता है, फिर आगे तीसरे पार्ट में वो दूसरी चीजें आ जाती हैं। सर काइंडली ऐसा नहीं हो सकता इफ पॉसिबल है तो? देखिए आपकी प्रपोजल जो है वो एक हद तक ठीक है, लेकिन सारी ठीक नहीं है। सॉरी सर, एक सॉरी बात रोक रहा हूँ आपकी सर। सर हम ना असल में ये मिनिस्ट्री एंड डिवीजन वाला क्वेश्चन जब याद करने लगते हैं तो हमें डिफरेंट किस्म के लेक्चर्स निकाल के इसको कवर करना पड़ेगा। एक मिनिस्ट्री डिवीजन लेक्चर नंबर 13 में है, एक 14 में है, एक 10 में है। मतलब एक तरह ही हमें मतलब जितनी मिनिस्ट्रीज और डिवीजन है एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में हमें वो मिल जाए, हम वो क्वेश्चन रेडी करें और दूसरी की तरफ चले जाएं। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैंने आप चूंकि ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर के अंदर एक ही चीज पढ़ते पढ़ते जो है वो इंसान उगता जाता है। जब मैं उसको पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में आता हूं तो एकदम आपका विजन चेंज हो जाता है, सुनने वालों को एक नई चीज मिलती है, फिर वो 15-20 मिनट उसके ऊपर अपनी जो है वो कंसंट्रेशन फोकस कर सकते हैं। फिर 15-20-25 मिनट के बाद जब फिर मैं थर्ड पार्ट के ऊपर आ जाता हूं तो आपको एक फ्रेश व्यू मिलता है। इट इज द परसेप्शन लेवल दैट आई लाइक टू इंक्रीज योर परसेप्शन लेवल। अगर एक ही तरह की चीजें आती रहेंगी तो वो आपको मोनोटनी क्रिएट करेंगी। मोनोटनी का क्या मतलब होता है अंग्रेजी में, कि एक जैसी वो, बस आप उसमें इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। I have been dealing with your lectures that have been divided into parts just on the basis of the perception that I am considering better. आपने जो बात की है कि हमें वो सिक्योरिटी डिवीजन अलहदा करने पड़ते हैं, तो I have given you the lecture notes. आप अपने इसकी फोटोकॉपी जब कराते हैं तो आप उससे कहें कि डिवीजन वाला पोर्शन अलहदा कर दें, पार्ट 1 को अलहदा कर दें, पार्ट 3 को अलहदा कर दें, उनके अलहदा अलहदा आप करा के तो उनका एक सेट बना लें। आप आपके लिए अगर आप वैसे पसंद करते हैं तो वो आपका पर्पस सर्व कर जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। लेकिन फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ऑप्टेड दिस सोल्यूशन कि मैं आपकी तवज्जो जो है वो मैंने अर्ज किया ना कि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इंसान 15 से 20 मिनट के बाद अपना फोकस जो है वो चीजों के ऊपर होना शुरू कर देता है, कम हो जाता है उसका। जी तो अस्सलाम वालेकुम सर। तो जी एक मिनट, इसलिए मैं आपका वो ब्रेक करने के लिए मोनोटनी जो है
एक नई चीज आपके साथ शेयर करता हूं, आप फिर ताजा दम होकर उसको सुनना शुरू कर देते हैं। फिर तीसरा पोर्शन जो है वो मैं लाता हूं, वो उससे डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि तकरीबन 1.5 घंटा मैं आपकी तवज्जो को, जो कि मोनोटनी का शिकार ना होने दूं, और आपको जो है वो मैं हर चीज जो है वो अंडरस्टैंड करा सकूं। दिस वाज द सोल पर्पस दैट आई हैव बीन टेकिंग केयर इन द लेक्चर्स। तो मैंने उसका सलूशन भी आपको बता दिया है जमील, के आप जब इसकी फोटो कॉपी कराएं तो अलहदा अलहदा 3 पार्ट सी करा के, तो पार्ट 1 को एक जगह कर लें, पार्ट 2 को एक जगह कर लें, पार्ट 3 को एक जगह कर लें। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ओके जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं नासिर अली बात कर रहा हूँ लोकल फंड आर्ट से। कैसे हैं सर? जी नासिर, पहुंच गए बाबल नगर? जी जी पहुंच गया सर भावल नगर। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थैंक यू, कि साइकोलॉजिकली परसेप्शन वाइज ये आपका तरीका आउटस्टैंडिंग है सर, दी बेस्ट वे है। और इसमें बंदा उकताता नहीं है, इसमें बंदा उकताता नहीं है, और आसानी से बंदा चीजों को रिमाइंड करता है, याद कर लेता है। हाँ, कॉपी करने से, फोटो स्टेट से जरा वो बंदा बना लेता है अपने उस तरह के नोट्स। चले, थैंक यू नासिर, आपने इसको फॉलो कर लिया। जमील भी जी मेरे जी ख्याल बिल्कुल। फॉलो कर ही गया है। जी जी तो बिल्कुल सर। थैंक यू, अप्रिशिएटेड जी इट। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी, आगे कोई साहब कोई क्वेश्चन किन्हीं का रहता है तो वो बता दें मुझे। मेरा ख्याल है हम इसको पार्ट 2 को क्लोज करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को भी, और पार्ट 3 के ऊपर चलते हैं। आप एकदम ताजा दम हो जाएंगे कि ये नई चीज आ गई है। पार्ट 2 के अंदर, 3 के अंदर आज हम मीडिया और चैनल को डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर द मीडिया एंड चैनल्स एप्लीकेबल टू द बिजनेस कम्युनिकेशन: ओरल, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। 3 तरीका कार जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो सिलेक्शन जो है वो मीडिया और चैनल की, कि किस चैनल से आपने मूव करना है, किस चैनल को आपने अप्लाई करना है। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 6 पॉइंट्स। ये की फैक्टर्स हैं। आपने जब भी कोई मीडिया आपने अडॉप्ट करना है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव मैसेज जो है वो पहुंचा दे, तो पार्टिसिपेंट से सबसे पहले देखा जाता है कि टाइम कितना है आपके पास। टाइम से मुराद यहाँ ये है कि क्या आप फौरी तौर पर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आप रिटन कम्युनिकेशन चाहेंगे तो वो तो टाइम लेगी। आप मोबाइल फोन से आप कॉल करना चाहते हैं तो शायद आपका जो रिसीवर है वो फोन ही अटेंड ना करे। फिर आप लैंडलाइन नंबर से जो है वो करते हैं। तो डिफरेंट तरीक़ेकार जो हैं जो सूट करे आपको, कि टाइम शॉर्ट है तो बार बार अपने मोबाइल से आप जो है उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। फौरी तौर पर मैसेज जो है वो आप उसको कन्वे कर सकते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो आज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इसका इतना अमल दखल हो गया है कि पीपल टेक द मोबाइल विद देम ऑल द टाइम। आपने देखा होगा कि जब हम लोग रात को सोते हैं तो अपने तकिए के नीचे मोबाइल रख देते हैं, हालांकि हमें कोई इमरजेंसी भी नहीं होती, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी हम बड़ी जल्दी हमें कोई चीज़ जो है वो मैसेज जो मिलना चाहे तो हम खोल लेंगे, हम देख लेंगे। तो ये हमारी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि शायद हम खाना जो है वो भूल जाएं, लेकिन मोबाइल को नहीं भूलते हम।
or this electronic communication is playing a very vital role in our communication effectively, but at the same time, it is playing havoc with our lives. It is all your choice. टाइम कम है तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इस्तेमाल में ले आए, रिटन कम्युनिकेशन को पीछे करते हैं. देन नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन ये है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स इशू है तो शायद फोन के ऊपर आप प्रॉपर वे के अंदर उसको ब्रीफ ना कर सके. आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे कि आप ज़बानी डिस्कस करने की बजाय आप उसको क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे. उसके साथ साथ आप रिटन रिकॉर्ड भी उसे भेज देंगे. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप कौन सा मीडिया और चैनल को अच्छा समझते हैं अपनी कम्युनिकेशन को वहां भेजने के. तो रिटन का रिकॉर्ड भी उसकी अपनी अहमियत है, टाइम की अपनी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इशू की अपनी अहमियत. चौथा है सेंसिटिविटी. इफ योर मैटर इज सेंसिटिव, तो आजकल आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो इतनी इनसिक्योर हो गई है कि आप टेलीफोन के जरिए, आप मोबाइल के जरिए आप नहीं कर सकते. फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको रिटर्न रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, स्पेशल मैसेंजर अरेंज करना पड़ेगा ताकि वो आपका मैसेज जल्दी डिलीवर हो सके. और अगर आप डाक में भेजेंगे तो वेरी सीक्रेट करके, तो आजकल तो सीक्रेसी रही कोई नहीं, वो वैसे स्कैन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स जो है आपका जो भेजा होता है. तो सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप कौन सा मीडिया ज्यादा सेफ समझते हैं. पांचवा पॉइंट आपने मीडिया की सिलेक्शन के अंदर ये देखना है कि आपको कॉस्ट कितनी आ रही. आप कॉस्ट जो है आपकी वो शायद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर कम आती है. तो अगर मसला सेंसिटिविटी का नहीं है, मसला कॉम्प्लेक्सिटी का नहीं है, तो आप लेस कॉस्ट में आप उससे फैक्स कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन वहां से चली जाएगी. आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन अगले तक सकते हैं. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the interaction you would like to make with other parties and the effectiveness of the messages that you want to discuss or share with other party. उस इंटरेक्शन के ऊपर आप कि वो अगली पार्टी जो है वो आपकी जानने वाली भी है कि नहीं, किस हद तक उसके साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो खुशगवार हैं, किस हद तक वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं. ये इंटरेक्शन भी मैटर करता है. इफ यू हैव गुड रिलेशंस विद द अदर पार्टी, तो आपके इंटरेक्शन की वजह से बार बार उनके साथ आप इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो दे नो योर वर्थ, दे नो योर पावर, दे नो योर जो भी एबिलिटी है उसको जानते हुए वो आपको टाइमली इंफॉर्मेशन आपकी आप भेज भी देंगे और वो आपको उसका जवाब भी दे देंगे. These are the important points that must be kept in view while selecting the media and channels. जो है तो ये चीजें नोट कर रखें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बेचने के लिए मीडिया और चैनल का क्वेश्चन जो है, तो व्हाट की फैक्टर्स मस्ट बी केप्ट इन व्यू. नेक्स्ट है ओरल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन. ये देखिएगा, मैं दोबारा फिर वापस लिए चलता हूँ. मीडिया और चैनल के लिए हमने ओरल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन दी है, फिर रिटन कम्युनिकेशन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. फैक्टर्स मैंने बता दिए आपको. अब मैं ओरल और फेस टू फेस को डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ. द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव फेस टू फेस कम्युनिकेशन इंक्लूड द जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, instant feedback and exchange of views, cooperation and rapid dissemination of information. जब आप किसी से फेस टू फेस मिलते हैं, आप ओरली एक दूसरे से बात करते हैं, तो
उसका फायदा ये होता है कि आपके जहन में व्हेन यू आर टॉकिंग विद द अदर पार्टी, तो नए नए आइडियाज आपके जहन में ड्यूरिंग डिस्कशन आ सकते हैं। आपको फौरी फीडबैक अगली पार्टी से मिल सकता है। यू कैन एक्सचेंज योर व्यू विद द रिसीविंग पार्टी, और उसका कोऑपरेशन लिया जा सकता है। और दिस इज द बेस्ट एंड रैपिड मैसेज ऑफ डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसएमिनेट करते हैं, फैलाने को, इंफॉर्मेशन को डिश आउट करने, कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी जल्दी, व्हेन वी आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, तो पार्टी ए जो है वो बी के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रही है, तो बड़ी जल्दी उसके नताइज जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। However, for it to work, if few people need to know the reason for the discussion, actually be able to communicate and also have the discussion effectively to lead. अब जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके अंदर आपका उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए। नोट इट, आपकी कमांड होनी चाहिए कि कोई चीज भूल ना जाए आप डिस्कस करते हैं। आप इफेक्टिवली अपना मैसेज जो है, योर वोकैबुलरी शुड बी अप टू द मार्क, योर प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी बेस्ट, एंड योर अगला जो आदमी है क्या वो आपकी लैंग्वेज को समझता भी है कि नहीं है, अगर समझता है तो किस हद तक उसकी एबिलिटी है। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है दैट गिव्स यू द इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स। आगे फिर ये जो आपकी फेस टू फेस चीजें होती हैं, उसके अंदर कौन से पॉइंट्स जो हैं वो मद्देनजर रखे जाते हैं। मसलन आपकी लिसनिंग स्किल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कि व्हेन यू आर टॉकिंग द अदर पार्टी शुड लिसन, व्हेन अदर पार्टी इज टॉकिंग यू शुड लिसन इट वेरी केयरफुली कि व्हाट इज बीइंग communicated and what is being discussed. आपकी listening skill जो है that are the important factors that can play a pivotal role in your effective communication. Whenever you are have a meeting with your staff या with other parties, तो आपकी बोलने की सलाहियत जो है वो होनी चाहिए। कमिटीज के अंदर बैठे हैं, यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद अदर पीपल, तो टीम ब्रीफिंग कर रहे हैं आप कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी एबल टू टेक ऑल दीज थिंग्स इन माइंड कि ये सारी की सारी ओरल चीजें हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर ये 6 पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी kept in view while discussing matters और effective messages को कन्वे करने के लिए you must be aware of all the important points that are leading to the success of your communication. With this, gentlemen, आगे हमारी आती है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल फेस टू फेस कर ले, रिटन कम्युनिकेशन जो है हमारी, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय अ ब्रॉड रेंज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन मीडिया, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच आर गिवन बिलो। जब आप रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर आते हैं कि जी आपको फेस टू फेस नहीं कर रहे आप, तो फिर आपको रिटन कम्युनिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो उसके अंदर क्या होता, वो मीडिया जो है आपका, उसके अंदर आपकी रिपोर्ट्स आती जो आप इशू करते हैं, आपके मेमोज आते हैं, मेमोरेंडम जिसकी सिंगुलर है, आप लेटर लिखते हैं, स्टाफ हैंडबुक बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल बनाते हैं, इन हाउस न्यूज़ लेटर इशू करते हैं, रिसाला इशू करते हैं,
इस टाइप की चीजें जो है रिटन फॉर्म के अंदर यू पीपल यूज टू कन्वे योर मैसेजेस इफेक्टिव। देन फिर नोटिस बोर्ड का भी दफ्तरों के अंदर एक तरीकाकार है कि नोटिस बोर्ड के ऊपर वो कॉपी लगा दी जाती है जो भी आप लोगों को कन्वे करना चाहते हैं। तो दफ्तरों के अंदर ये भी पाया जाता है ताकि उस नोटिस बोर्ड को देखते हुए सारे लोग जो हैं वो अप्राइज हो जाएं, सारे लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड कर जाएं चीज़ों को। 10 स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हैं अवेलेबल होते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन कहीं भेजनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, भर दें और उसको अगली पार्टी तक भिजवा दें। ऑल दीज 7 forms are different shapes of the written communication that we use in our effective communication, and the media we select for sending our information rests upon these points. आगे है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तीसरा। अगेन आई विल टेक यू इन द, ये ओरल हो गया हमारा, रिटन हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? आपकी ईमेल्स, आपकी वॉइस मेल्स, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ रिटन, स्पोकन एंड विजुअल कम्युनिकेशन that bring flexibility and speed at low cost to business communications. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये कॉस्ट वाइज बहुत हमें सस्ती पड़ती है। आज हमारा यूएमएस हम आप भेजे लेटर तो 100 रुपया लगता है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली मेल कर दें तो हमारा कोई पैसा भी नहीं लगता। The most common channels over which these media are communicating is the internet, which extends the scope of this media worldwide. तो इंटरनेट जो है आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बेस है। इसके अंदर आपके ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल होते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन, ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड्स, हैंडआउट्स, फ्लिप चार्ट्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, स्लाइड्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। मैं आपके सामने यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, तो इस टाइप की स्लाइडें आ रही हैं बार बार। फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर भी इस्तेमाल करते हैं लोग, फ्लिप चार्ट, जो अगर कोई लेक्चर फिजिकल हो रहा हो तो हम वहाँ पर इसको भी इस्तेमाल करते हैं। हम हैंडआउट्स भी देते हैं, मैं आपको जो लेक्चर शेयर करता हूँ ये हैंडआउट्स हैं। फिर हम अगर फिजिकल क्लास हो तो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल या वाइट बोर्ड का इस्तेमाल जो है, ये सारे के सारे विजुअल कम्युनिकेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। हम इसके अंदर अपना जो है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो विद दिस आई केम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई सवाल इस पार्ट 3 से मुतल्लिका है तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं। ताजुल्लाह साहब, इन्हें अलाउ करें। ठीक हो मजहर गया अली ने, सर, कोई सवाल नहीं है सर तो बंद कर दे सर। चले ये मैं एक सवाल इनको क्लियर कर दूं। मजहर अली ने ये सवाल पूछा है कि सर अटॉर्नी जनरल कौन होता है? मजहर, अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट होगी तो अटॉर्नी जनरल होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी तो उसके अंदर लॉ ऑफिसर जो है वो एडवोकेट जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल हमेशा फेडरल गवर्नमेंट का होता है, एडवोकेट जनरल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है। दिस इज द डिफरेंस। अटॉर्नी जनरल अदालत के अंदर पेश होता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ही गेट्स द एडवाइस फ्रॉम द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन, तो अदालत को जो है ये आगाह करता है। मजर, आर यू क्लियर अबाउट इट?
जी पार्टिसिपेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कंट्रोलर जनरल जो है ना इसमें और ये एजीपीआर जो है इसमें क्या फर्क होता है सर? ये इसमें सीनियर कौन होता है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है सर? इसको जरा क्लियर करें सर ये। देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, आपने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट पूछा ना। जी जी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए जो होता है। सीजीए जो है ये आपके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। लेकिन इसके अंदर जो बंदे ऑफिसर पॉइंट होता है सीजीए, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिसर होता है, जो कि ऑडिटर जनरल जो है वो तो ऑडिट को देखते हैं, लेकिन सीजीए जो है उसको जो बंदा अपॉइंट होता है वो ऑडिटर जनरल का आदमी होता है, सीएसएस ऑफिसर होता है। तो सर क्लियर हो सर गया ये आपको? सर ठीक। ये एजीपीआर जो रिपोर्ट करता है तो ये सीजीए को नहीं करता या डायरेक्ट ऑडिटर जनरल को करता है? नहीं नहीं नहीं, एजीपीआर जो है वो सीजीए को रिपोर्ट करेगा। फिर सीजीए ऑडिटर जनरल को रिपोर्ट करता है? नो। तो सर ये इसकी हमने तो ये इसकी सर हायरार्की, नोट्स में जो है ना वो है क्लियर के एजीपीआर डायरेक्टली रिपोर्ट टू ऑडिटर जनरल। नहीं 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 नहीं, एजीपीआर इज subordinate टू दी सीजीए। अच्छा सर। आपके जो जितने प्रोविंशियल एजीज हैं, एजीपीआर है, वो सारे के सारे जो हैं वो सीजीए के अंडर होते हैं, लेकिन इन सब की पोस्टिंग जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफिस में कॉमन सीनियरिटी मेंटेन हो रही होती है, वो इसको करते हैं। और सीजीए फिर सर whenever an AGPR is has to report to the auditor general, तो वो सीजीए के थ्रू जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। चले फैजुल्ला साहब, आई एम क्लोजिंग द सेशन। ठीक है फैजुल्ला, जी जी सर, मैं क्लोज करने लगा हूं अब, ठीक है। हो गया सर।